अफ़गानिस्तान बहरहाल मुस्लिम मुल्क है और हमारा जो मीडिया है, मैं खुद उसका पार्ट हूँ, जी तो उसको ज़रा मुसलमानों से ख़ास मोहब्बत है। वो सवाल तालिबान से नहीं हो रहा है, वो सवाल हिंदुस्तानी मुसलमानों से हो रहा है। और जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने पिछले साल तबलीगी जमात के नाम पर जो कुछ हुआ, पूरे मुस्लिम कौम के साथ वो मतलब कटहरे में खड़ा कर दिया गया और पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का एक कैंपेन चला दिया, कुछ वैसी ही चीज़ें मुझे पिछले 2-4 दिनों से अपने यहाँ टीवी चैनल्स पर दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, उनको खास तरह का माहौल बनाना है। अब गो टू पाकिस्तान होता था, अब गो टू अफगानिस्तान कहा जा रहा है। तो ये अब गो टू पाकिस्तान होता था, अब गो टू अफगानिस्तान कहा जा रहा है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को लेकर के जब से अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा सत्ता में आई है, तब से एक हड़कंप मचा हुआ है। चाहे भारतीय राजनीति हो, चाहे दुनिया भर की राजनीति हो, हर किसी की निगाह जो है वो तालिबान पर टिकी हुई है कि आखिरकार तालिबान वो 20 साल वाला तालिबान है या नहीं है। तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहीन नजर सर मौजूद हैं, जो काफी लंबे समय से इसको बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। जो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स है, तमाम चीजों पर आज बात की जाएगी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल यही है आपसे कि तालिबान को लेकर के एक हवा बना करके पेश किया जा रहा है कि 20 साल वाला तालिबान है, 20 साल वाला तालिबान आ गया तो अब दुनिया भर में आतंकवाद फैल जाएगा। क्या तालिबान अपनी 20 साल पुरानी वाली गलतियों को दोहराएगा या नहीं दोहराएगा, और अब सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके से कदम तालिबान उठाना चाहेगा? देखिए, तालिबान क्या करेगा इसकी कोई गारंटी तो ले नहीं सकता है। जब हम तालिबान बोलते हैं तो कोई कोहेसिव फोर्स नहीं है कि हर जगह नीचे से ऊपर तक कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और जो कुछ ऊपर की लीडरशिप कह रही है ग्राउंड पर सारे लोग उसको मान रहे होंगे। हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। जो बात समझ में ये आ रही है कि बहरहाल तालिबान का जो पास्ट है हम उसको भूल नहीं सकते हैं, उस पर उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जिन सिचुएशंस में वो लोग आए थे, ये लोग कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये लोग कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये स्टूडेंट्स थे मदरसे के। और सोवियत यूनियन की फौज जब गई थी वहाँ से, सोवियत यूनियन ने अर्ली 90s में जब वो लोग गए तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा और अमेरिकन का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अफगानिस्तान में, तो उन्होंने डिच कर दिया उनको, उन मुजाहिदीन को जिनको कि वो फंडिंग कर रहे थे, उनकी आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे थे। उसामा बिन लादेन उन्हीं में से एक था। तो फिर उनको छोड़ करके अचानक चले गए, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, उनके यहाँ खाना जंगी की सिचुएशन थी। तो ये तालिबान उसमें उभर के सामने आए और ये फैक्ट है कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के परवरदा थे। ठीक है, थे वो, आए और फिर जिस तरह से उन्होंने जो हरकतें की, यकीनन वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। औरतों के साथ जो उन्होंने सलूक किया, जिस तरह की बयानबाजियाँ की, तो लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वो पूरे मुल्क पर, ज़्यादातर हिस्से पर अफगानिस्तान के उनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। यहाँ तक कि खुद अमेरिका जो है उनसे डील करने लग गया था। अगर 9/11 नहीं हुआ होता तो अमेरिका और तालिबान का उस वक्त भी एक डील हो चुका होता। उसी तालिबान को जिसको कि उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उसके खिलाफ बोलता था और पूरी दुनिया से चाहता था कि उसको कंडेम करे, उसी तालिबान से अमेरिका डील कर रहा था। 9/11 आ गया तो सिचुएशन बदल गई, उनको वहाँ से निकाल बाहर किया गया। लेकिन तालिबान कभी भी बाहर नहीं गए। ये कहना कि तालिबान अभी वापस आ गए, ये सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। हकीकत यह है कि तालिबान तो थे, अमेरिकन चले गए और फ्रस्ट्रेट होके गए, जलील होकर निकले हैं वहाँ से। और इस वक्त जो मुझे लगता है कि हम लोगों को सेलिब्रेट इस बात पर करना चाहिए कि एक सुपर पावर को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। जो लोग आएंगे, अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है वो तो जैसी है, वो उसमें जो चेंज आना है उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन आप डंडे की जोर पर कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं ला सकते हैं और अपनी मनमानी हर जगह नहीं कर सकते, चाहे आपका जितना भी हथियार हो, जितना भी ताकत हो। ये बात साबित हो गई।
इससे ये भी साबित हो रहा है कि तीसरी दुनिया के लोग जो अमेरिका से झुक के मामला करते हैं, उनको इसकी ज़रूरत नहीं है वो अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर बात करें। तीसरी बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड था, अकेला एक अमेरिका पावर था, वो चेंज हो रहा है। इस अफगानिस्तान की वजह से ही होगा वो भी चेंज, क्योंकि चाइना भी अब एक पावर बन के उभरेंगे। तो ये एक सब डेवलपमेंट है जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हाँ, क्योंकि सर इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि तालिबान अब सत्ता में वापस आए हैं, दुनिया भर की पॉलिटिक्स की नजर उस पर है, क्योंकि ब्रिटेन का बयान सामने आ गया कि वो मान्यता नहीं देंगे। कई देश और निकल करके सामने आए कि हथियार के दम पर आई हुई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। भारत सरकार का कोई स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तालिबान को लेकर के, किस तरीके से जाएगा या नहीं जाएगा। पर चीन, पाकिस्तान, रशिया का खुला सपोर्ट जो है वो तालिबान के साथ है। तो आने वाले समय पर तालिबान को लेकर के दुनिया भर की राजनीति पर कितना बड़ा उथल पुथल मच सकता है? बहुत बड़ा उथल पुथल मचने वाला है इस वक्त। लेकिन जहाँ तक तालिबान को रिकॉग्निशन देने का सवाल है, बहुत बाद में आएगा। रशिया, चाइना भी इतना आसानी से नहीं देंगे। हमारी तरफ से भी हम लोग भी नहीं देंगे। हमारे अपने कुछ एप्रीहेंशंस हैं जो बहुत जिन्विन हैं। उस रीजन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर ऑपरेट करती रही हैं, आज भी कर रही हैं, और वो बड़ा पोरस बॉर्डर है वो जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का है। तो इसलिए हम लोगों को तो बहुत फूंक फूंक के कदम रखना होगा, लेकिन हम अफगानिस्तान को छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है वो अफगानिस्तान में है। और सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है, उसके आगे वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, 6 रियासतें हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना है। तो इंडिया के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी वजह से खुद अफगानिस्तान में जो रिबिल्डिंग का काम है, हमने $3 बिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, इतने सारे डेवलपमेंट्स किए हैं, तो हम लोग छोड़ तो नहीं देंगे। अब इनसे किस तरह के मामलात होंगे वो तो वक्त बताएगा। तालिबान की कोई गारंटी अभी नहीं ली जा सकती है। वो बात तो उनकी जो लीडरशिप है वो गारंटीज दे रही है, ख़ासतौर पर चीन को और रूस को ये गारंटी दिया है, उनके लीडरशिप ने दी है। लेकिन वो उनकी लीडरशिप जो है, उनकी बात नीचे ज़मीन की सतह पर उनके लोग कितना ज़्यादा मानते हैं ये तो वक्त बताएगा। एक बात और जो बात कही जा रही है कि तालिबान आ गए और टेररिस्ट आ गए। एक तो ये कि टेररिस्ट डेजिग्नेटेड नहीं है, न यूएन ने कहा है इनको, न यूएस ने कहा है। दूसरे ये कि जब सरकार बदलती है कहीं भी, हमारे मुल्क में भी अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, फिर हमारी जब आज़ादी मिली तो ब्यूरोक्रेट्स वही रहे, आर्मी, पुलिस, सब कुछ वही रही, लॉयल्टीज चेंज होती हैं। वहाँ भी ऐसा ही हुआ कि उनके यहाँ जब नए लोग आए हैं, जब तालिबान थे, जब हेलो जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, जब तालिबान पहले थे तो उस वक्त जो लोग काम कर रहे थे, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह काम कर रहे थे, फिर एक नई सरकार आई, हामिद करज़ई की, फिर अशरफ गनी की। तो ऐसा थोड़ी हुआ कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी एक ट्रेनिंग होती है ख़ास तरह की। जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, उनकी वो तो जो भी रूलर होगा उसके लिए काम करेंगे वो। तो उस वक्त तो चेंज हुआ। अब ये नए लोग आए हैं और ये बात भी वही कर रहे हैं, बल्कि औरतों को भी कह रहे हैं, जो औरतें जो उनकी काम करने वाली हैं, उनसे भी जा रहे हैं कहने के लिए कि भाई तुम परेशान मत हो और काम करो। इसे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुल्क चला नहीं पाएंगे। तो हम ऐसा समझते हैं कि इसमें, और दूसरे ये कि ये कोई हमारे यहाँ जैसे हम जो पार्टीज़ देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी तरह का कोई स्ट्रक्चर तो उनके पास है नहीं। वार लॉर्ड्स है अलग अलग इलाके में, वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ अलायंस होता है। उन्होंने पहले करज़ई के साथ अलायंस किया था और शगनी के साथ किया था, अब इनके साथ करेंगे, ही डील करो, और वो बात भी कर रहे हैं। तालिबान के जो लीडर्स हैं, हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से मिले हैं, तो एक नेशनल गवर्नमेंट जैसी चीज़ बनाएंगे, कंसेंसस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो। अभी तक तो बात सब पॉजिटिव लग रही है, तो हम लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि अफगानिस्तान में कोई बहुत बड़ा क्योस नहीं होगा, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी तालिबान को लेकर के अफगानिस्तान में आएगी। पर सर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक और पड़ोसी मुल्क जहां पर सेना तख्ता पलट कर देती है, म्यांमार पर पूरी तरीके से खामोशी
नेशनल मीडिया में छा जाती है, पर तालिबान और अफगानिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ इतना चर्चा का विषय क्यों है? अगर म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, एक तरफ हल्ला और एक तरफ बिल्कुल खामोशी क्यों थी मीडिया में? असल में अफगानिस्तान बहरहाल मुस्लिम मुल्क है और हमारा जो मीडिया है, मैं खुद उसका पार्ट हूँ, जी तो उसको ज़रा मुसलमानों से ख़ास मोहब्बत है, जी तो वो कुछ ज़्यादा ही फोकस करने लग जाते हैं। और इस वक्त तालिबान के बारे में जो एप्रीहेंशंस हैं, जो ख़तरात हैं कि वो क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, सवाल खींचे, लेकिन वो सवाल तालिबान से नहीं हो रहा है, वो सवाल हिंदुस्तानी मुसलमानों से हो रहा है। और जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम लोगों ने पिछले साल तबलीगी जमात के नाम पर जो कुछ हुआ, पूरे मुस्लिम कौम के साथ को मतलब कटहरे में खड़ा कर दिया गया, उनकी एक छोटी सी गलती को बहुत बड़ा बना के पेश किया गया और पूरे मुसलमानों के खिलाफ एक तरह का एक कैंपेन चला दिया। कुछ वैसी ही चीज़ें मुझे पिछले 2-4 दिनों से अपने यहाँ टीवी चैनल्स पर दिख रही हैं, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चूँकि उनका वही बिजनेस मॉडल है और उसी उसी नाम पर वो शायद वो चीज़ अपील भी करती है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है, उनको ख़ास तरह का माहौल बनाना है, तो वहाँ के भी लोग जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बेहुदा किस्म के स्टेटमेंट्स हैं, तो अब आप और अब गो टू पाकिस्तान होता था, अब गो टू अफगानिस्तान कहा जा रहा है। तो ये सब हरकतें तो हमेशा से हमारे मुल्क में होती रही हैं, फिर से वही सब रिपीट हो रहा है, कोई नई वो बात ची नहीं। वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। पर सर सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि पुराने-पुराने वीडियो जो कि ऑल्ट न्यूज़ भी लगातार खुलासा कर रहा है, पुराने-पुराने वीडियो जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, वो शेयर कर रहे हैं कि देखिए महिलाओं के साथ कैसे कदम उठाए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, और बाद में वो वीडियो जो है वो इस सिलसिले में ये जो जी, महिलाओं का जो सवाल बहुत ज़्यादा हमारे टीवी चैनल, टीवी एंकर्स जो हैं उठा रहे हैं, लेकिन ये बड़े बेहुदा लोग हैं। शाहीन बाग की औरतों के साथ जो इनका सलूक था, जितने जो अभी ये वुमेन्स राइट के जो चैंपियन बन रहे हैं हमारे ये टीवी एंकर्स, शाहीन बाग की औरतों के साथ जिस तरह के का सलूक किया उन्होंने, जैसी बातें उनके बारे में की, अभी ये जो अभी चल रहा है मामला कि 100 मुस्लिम औरतें, सारी पढ़ी लिखी औरतें जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको वो ऑक्शन करने का की बात की ऑनलाइन सोशल मीडिया पर। जी। और हमारे ये टीवी एंकर्स जो हैं उस वक्त उनको वुमेन्स राइट्स नहीं दिख रहा है। सफूरा जरगर के बारे में जिस तरह की बेहुदा बातें की गई, बदतमीजी की गई, तो वैसे लोग जब आपसे ये कहेंगे कि अफगानिस्तान में औरतों पर जुल्म होने जा रहा है, तो इनका कोई मतलब कोई मोरल अथॉरिटी इनके पास नहीं है। यकीनन वहाँ की औरतों के साथ अगर जुल्म होगा तो गलत है, नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठनी चाहिए, लेकिन उस पर बात करने का हक इन टीवी एंकर्स को नहीं है, जो कि अपने यहाँ की औरतों पर के बारे में उनकी जो राय है, उनका जो रवैया है, बहुत अफसोसनाक है। तो इसलिए इस पे सर तो सर इसी के साथ-साथ एक सवाल और ज़हन में आता है, क्योंकि लगातार जो है मीडिया पर नज़र बनी हुई है, तालिबान से देवबंद को जोड़ कर के दिखाया गया। देवबंदी मुसलमानों को चिन्हित करवाया जा रहा है जानबूझ करके कि ये देवबंदी विचारधारा से जुड़े हुए तालिबानी लोग हैं। किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है जो ये खेल बनाया जा रहा है? टिपिकल पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ होती है मुस्लिम बैशिंग की, वो चल रही है बात। अब देवबंद में इस वक्त एटीएस का सेंटर खोलने की का कोई मतलब नहीं है, और वो देवबंदी फ़िक्र के लोग थे, वो बात पुरानी हो चुकी है, कोई लेना देना नहीं है अभी की जो देवबंद में जो मदरसा है दारुल उलूम, उसका और जो तालिबान की जो लीडरशिप है उसका कोई लेना देना नहीं, उससे उसको जोड़कर उस पर बात करना। लेकिन ये सीधे सीधे से बदमाशी जो हमारे यहाँ बहुत तरह की जो बदमाशियाँ होती हैं वो हो रही हैं, उसका हिस्सा है ये, इसमें कोई इस पर कोई बात नहीं कर सकता आदमी बहुत ज़्यादा। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, जो अफ़गानिस्तान की अभी सूरत-ए-हाल तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं, असल में इसका ज़िम्मेदार कौन है? एक तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि तालिबान इसका ज़िम्मेदार है, और एक तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि अमेरिका ने 20 साल तक रह कर के अफ़गानिस्तान में क्या किया और तालिबान को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए? तो तीसरा सवाल अशरफ गनी के ऊपर भी उठ रहे हैं। कौन असली ज़िम्मेदार है अफ़गानिस्तान का? सीधे सीधे अमेरिका जिम्मेदार है, सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं। इराक को बर्बाद कर दिया, सीरिया बर्बाद हो चुका,
और पूरे मिडल ईस्ट में हर जगह पर अमेरिका अपनी मतलब जो उनकी जो पॉलिसी है, हम सब उसका शिकार हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हम सारे लोग अमेरिका से इसके बावजूद दब के बात करते हैं और जो कुछ अमेरिका चाहता है हम वही करने लग जाते हैं। अफगानिस्तान को बर्बाद करने के पीछे सीधे सीधे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका वहाँ पर कोई मतलब वहाँ डेमोक्रेसी ले आएगा, वहाँ पर कोई रिफॉर्म लाने के लिए नहीं आया था, अपने इंटरेस्ट में आया था। तो वो अपना इंटरेस्ट उनका पूरा नहीं हुआ। इतने दिनों देखा खर्च किया उन्होंने इतना, और खर्च भी किस पर किया? वो खर्च असलन तो अपने ऊपर ही किया उन्होंने। इनके नाम पर, अफगानिस्तान के नाम पर वो हथियार बेचे और ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग कौन लोग दे रहे थे? ट्रेनर्स तो उनके अपने ही लोग थे ना। तो अच्छा, कुछ कर नहीं सके वो। जो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था हामिद करजई, उसके बाद अशरफ गनी आए। इन दोनों के बारे में खुद वेस्टर्न एजेंसीज की रिपोर्ट है कि इनकी हैसियत काबुल के मेयर से ज़्यादा नहीं है, उसके आगे ही नहीं बढ़ सके। और अगर बढ़े होते, अगर अफगानिस्तान की हुकूमत को पूरे मुल्क पर उनका रेन होता, तो तालिबान से बात करने की ज़रूरत अमेरिका को नहीं पड़ती। कतर में उसका ऑफिस नहीं खुलवाया जाता। और ये कहा जा रहा है, हमारे यहाँ बहुत हमारे टीवी चैनल कह रहे हैं कि उससे बात करके आप लेजिटिमेसी दे रहे हैं। लेजिटिमेसी तो उनकी है। अमेरिका खुद उनसे 2013 से कतर में ऑफिस खुलवाया, 2016 से रशिया उनसे बात कर रहा है। तो और मजबूरन बात कर रहा, खुशी खुशी तो बात की नहीं। और पिछले साल तो बाज़ाब्ता डील की। वो डील, अच्छा जो कुछ अभी हुआ है ये होना था, जल्दी हो गया। इतना ज़्यादा जितनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन होना तो यही था। अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस के दम पर वहाँ की वो हुकूमत चल रही थी। जैसे उन्होंने ये ऐलान किया अमेरिका ने कि हम हटा लेंगे फोर्सेस को अपनी, तो वहाँ पर तो ये क्योस फैलना था। और अभी जो कुछ हम देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर या बाकी जगहों पर, किसी भी जगह जब अचानक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो यही सिचुएशन होगी। कोई अजूबा बात नहीं है। तो एक, लेकिन ये कि वो स्टेबिलिटी लाएंगे कि कोई सरकार वहाँ पर नहीं है सही मानों में, तो इसमें वक्त लगेगा। उसको इस तरह पेश करना कि ये तालिबान की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं लगता है। ये इसलिए हो रहा है कि अमेरिकन बगैर कोई इंतज़ाम किए और ये जानने के बावजूद कि अफगान जिनको ट्रेनिंग दी थी वो कैपेबल नहीं है, वो छोड़ के चले गए, लेकिन उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो इसके जिम्मेदार तो अमेरिका है।